नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आंसर राइटिंग सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न संख्या यहाँ पे 13 होगा। डेली के डेली ये सीरीज यहाँ पूरी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। लास्ट में आपको मिलता है एक अभ्यास प्रश्न जिसका आंसर राइटिंग करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना होता है। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ से उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन देखने से पहले नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे ज़रूर कर लीजिए। कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आज का जो प्रश्न है, यह कहना कहाँ तक तर्क संगत होगा कि वैदिकोत्तर काल की अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों ने भारत में नए धार्मिक आंदोलन को जन्म दे दिया। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, वैदिक काल की अर्थव्यवस्था को समझना होगा, और यहाँ पे एक शब्द लगा है वैदिकोत्तर काल, अर्थात वैदिक काल जस्ट अब ख़त्म होने ही वाला है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ उस महाजनपद काल का, बुद्ध काल का, जहाँ पे लोहे वगैरह के यहाँ पे पूरी तरीके से खोज हो गई, जिसके वजह से कृषि में एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन आया। अब यही तो है यहाँ पे आर्थिक जो कारण है। इसी आर्थिक कारणों की वजह से देखिए, पहले भी समाज का पूरी तरीके से डिवीजन बंटवारा हो चुका था, लेकिन जब आर्थिक गतिविधियों की बात आई, आर्थिक हितों की बात आई, तो देखिए समाज धीरे धीरे यहाँ पे बंटने लगा। जो भी एक वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो भी यहाँ पे चार जो वर्ण आपस में यहाँ पे समाज में जो बटे हुए थे ब्राह्मण धर्म के अनुसार, इसमें देखेंगे तो धीरे धीरे चल के आगे चल के कहीं न कहीं एक फूट पड़ती हुई आपको नज़र आएगी। जैसे कि सपोज करिए ब्राह्मण और क्षत्रिय में, ठीक है, पदों की प्रतिष्ठा को लेके, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेके देखेंगे तो आगे इनमें भी एक रूपता बनी नहीं रहेगी। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग वैश्यों की, तो आर्थिक गतिविधियों से परिचालित चूँकि ये लोग हो रहा है, एक मिडिल वर्ग के रूप में आपको समझना है कि जो वैश्य है ना, ये मिडिल वर्ग के रूप में पूरी तरीके से यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है। तो समस्या तो आएगी ही आएगी। वैश्य और खासकर ब्राह्मणों का कभी नहीं बना, खासकर जो सूदखोरी हो गया, सूदखोरी वगैरह चीज़ों को लेके ब्राह्मण धर्म के अनुसार उस चीज़ को, ठीक है, वेदों के अनुसार उसको पूरी तरीके से यहाँ पे पाप माना जाता था कि नहीं भाई ये तो गलत है। मैंने हर जगह देखिए समाज में जो भी मान्यताएं हैं जो चल रही है, ब्राह्मण धर्म ने उस चीज़ को मतलब प्रूफ करने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से ईश्वर का सहारा लिया, या फिर चाहे जो भी धार्मिक ग्रंथ लिखा गया, जैसे कि वेदों का विशदपूर्ण व्याख्या किया गया, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ इतना कर्मकांडीय ग्रंथ हो गया, आगे चल के अरण्य के आ गया, कितने सारे यहाँ पे ग्रंथ लिखा गया। लेकिन जब उपनिषद आया तो उन्हीं सारे जो ग्रंथों को पूरी तरीके से प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या का आगे चल के कारण भी बनेगा। शूद्रों को तो यहाँ पे पूछना ही नहीं है, ठीक है, इनका तो कोई अधिकार ही नहीं था, ये पूरी तरीके से दबे ही थे नीचे, ठीक है। लेकिन धार्मिक जो एक तरीके से जन चेतना आप कह सकते हैं, ये इनको यहाँ पे शूद्रों को दिया ही नहीं गया था। सोचिए, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इनको एक अछूत की कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया था कि भाई ये वेदों का पाठ नहीं कर सकते हैं। जो भी वहाँ पे, ठीक है, अग्नि वगैरह जो होता था ना, मतलब यहाँ पे यज्ञ वगैरह, ये सब ये नहीं करा सकते थे। तो नीचे के लोगों को यहाँ पे बहुत अधिक यहाँ पे समस्या था, यहाँ पे वैश्यों को भी समस्या था। लेकिन वैश्य धीरे धीरे, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिकल यहाँ पे साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे तो वो चैलेंज देगा ही देगा। अब यही कारण है यहाँ पे कि देखिए, जब चारों के चारों जो आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से जो व्यवस्था है पूरी तरीके से टिक नहीं पा रही, इसके पीछे कारण यही है, सामाजिक कारण, ठीक है, सोशल जो इशू की वजह से देखिए पूरी तरीके से ये जो चारों जो वर्ड जो व्यवस्था है आपस में टकरा रहे हैं। अब समझिए कि अब इतना जब कंपटीशन हो रहा है तो कोई ना कोई यहाँ से तो निकल के सामने आएगा, आगे तो आएगा। यही तो कारण है कि देखिए आगे चल के इसी क्षत्रिय जो समाज से, अगर हम लोग बात करें बुद्ध की, बात करें जैन की, तो ये कोई इतना नहीं था कि उस समाज से लोग नहीं आए थे, साक्षात ऊपर से लोग प्रकट हो चुके थे। ये वहीं से निकल के आते हैं, उन्हीं वर्गों में से निकल के, ध्यान रखिएगा, उन्हीं वर्गों में से, उन्हीं वर्ण व्यवस्था में से निकल के आते हैं। और समाज में जो भी हुई जो बुराइयाँ जो है यहाँ पे, खासकर उस ब्राह्मण धर्म पर या फिर ब्राह्मण व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन के नेचर को, कि अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ, उन परिवर्तनों के कारण भारत में नए धार्मिक आंदोलन को जन्म दिया। तो यहाँ पे आपको, ठीक है,
लोहे की खोज, कृषि अर्थव्यवस्था, सबको यहाँ पे बताना है कि अगर ये नहीं हुआ होता तो वैश्य इतना मजबूत नहीं हुआ होता। समानता की अगर बात नहीं होती तो क्षत्रिय कभी भी ब्राह्मण से पूरी तरीके से, समझ पा रहे हैं ना, मतलब वो एक कंपटीशन की स्थिति में नहीं आता। उच्च पद को लेके हमेशा क्षत्रियों की आकांक्षा थी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो नंबर 1 पे हम थे, जो कि वहाँ पे ब्राह्मण थे। शूद्रों की भी यहाँ पे देखेंगे तो कहीं न कहीं धार्मिक ही बहुत बड़ा कारण था। अगर इनको धार्मिक अधिकार दिया गया होता तो शायद ये बुद्ध और जैन धर्म की तरफ मूव नहीं करते। तो आशा करता हूँ कितना डायमेंशन पर्याप्त है इस आंसर को पूरी तरीके से एनालिसिस करने के लिए, बताने के लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सिनॉप्सिस तैयार करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमें चलना है। तो सिनॉप्सिस यहाँ पे देख पा रहे हैं, भूमिका के रूप में आपको बताना है पूरी तरीके से, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि वैदिकोत्तर काल में अर्थव्यवस्था में जो भी परिवर्तन था, खासकर गैंगेटिक एरिया का वगैरह आपको जिक्र कर देना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो परिवर्तन यहाँ पे हुआ यही तो देखिए गैंगेटिक एरिया में ही तो हुआ। यहाँ पे शुरुआत में अगर आर्यों को देखेंगे तो सप्त सिंधु प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ लोग बिल्कुल सीमित था, लेकिन आगे चल के देखिए, ठीक है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये लोग पूरी तरीके से गैंगेटिक एरिया में इधर मूव करने लगा। अब ये देखिए इतना बड़ा एक गैंगेटिक एरिया है, लोहे की खोज हो गई थी, जो भी यहाँ पे वृक्ष वगैरह हुआ था ना, सबकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे कटाई की गई। और वो मैदानी एरिया था शुरू से ही, आप लोगों ने ज्योग्राफी वगैरह ज़रूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे, ठीक है, जो बीच में जो टेथी सागर का देखिए एक तरीके से संकुचन हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो हिमालय पर्वत के तलहटी में, तराई में देखिए कितना ये मैदानी जो भाग है, समझ पा रहे हैं ना, ये जो मैदानी भाग है अब इधर पूरी तरीके से पठारी भाग आ जाएगा, जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के रूप में यहाँ पे जानते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना है कि यही जो समय है, यही वो सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, गैंगेटिक एरिया का, जो कि सारी की सारी जो चेंज का जो कारण बन रही है अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था। उसके बाद यहाँ पे देखिए अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, अब कैसे हुआ परिवर्तन और धार्मिक आंदोलन के मध्य संबंध आपको बताना है। यहाँ पे शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है, पूरी कहानी आपको लिखने नहीं लग जाना है, ठीक है। कहानी लिखेंगे तो फिर आप एनालिसिस पार्ट आपका पूरी तरीके से छूट जाएगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे निष्कर्ष है, ठीक है। अब निष्कर्ष और भूमिका बिल्कुल आप स्वतंत्र रहें, डेली का डेली आप लोगों से बोलता हूँ, इसको अपने अनुसार आप जितना प्रभावी हो सके, ये प्रैक्टिस से ही आएगा और प्रैक्टिस आपको रेगुलर करते रहना होगा। तो चलिए एक आइडियल आंसर मैं आप लोगों को देने का प्रयास करता हूँ। कह रहा है कि 6ठी शताब्दी देखिए ईसा पूर्व का काल धार्मिक तथा आर्थिक अशांति का ख्याल था। देखिए यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले धार्मिक अशांति भी थी पूरी तरीके से। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि वेदों के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह हो गया, सारी चीज़ों को ना, जो भी समाज में जो मान्यताएं चल रही थी उसको प्रूफ करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए पूरी तरीके से उन वेदों का सहारा लिया गया। मैंने धर्म का कह सकते हैं कि यहाँ पे सहारा लिया गया। इसीलिए यहाँ कह रहा है कि वर्ण विभाजन वाले समाज में तनाव व्याप्त था, क्यों नहीं रहेगा। एक तरीके से विशेष अधिकार वाले लोग हैं, एक तरीके से एक तरफ अविशेष अधिकार वाले लोग हैं। समस्या तो यहाँ पर रहेगी ना यहाँ पे। तो जब तक नीचे वाले जो लोग हैं, जब तक कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थे, जब तक इनके पास कोई इकोनॉमिकल रिसोर्स नहीं था, तब तक ये तो भाई किसी तरीके से सह रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे, जब, ठीक है ना, इनके भी जब पर होता है ना निकलने लगे, तो फिर ये उड़ेंगे ही उड़ेंगे। तो वर्ण विभाजन वाले समाज में यहाँ पे ध्यान रखिएगा तनाव व्याप्त था। और 600 ईसा पूर्व गंगा की घाटी में कई धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। जब इस टाइप का समाज था, आप खुद सोचिए, तो ऐसा नहीं था। देखिए ब्राह्मण में भी देखेंगे तो कुछ यहाँ पे बहुत कट्टर ब्राह्मण टाइप के लोग मिलेंगे, कुछ उसी में देखेंगे तो सुधारवादी ब्राह्मण टाइप के लोग भी मिलेंगे। हर देखिए जो वर्ण में ना, हर वर्ण व्यवस्था में देखिए अच्छे बुरे सब जगह यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं। अब इसी पे देखेंगे तो जो भी समाज में जो गतिविधियाँ, जो भी घटनाएं चल रही होती है, उस समाज को सुधारने का बहुत प्रयास किया गया। ऑलरेडी बताया गया कि समकालीन स्रोतों से पता चलता है कि 62 धार्मिक संगठन ऐसे अस्तित्व में थे। लेकिन क्या आप जानते हैं उन 62 धार्मिक संगठनों का अस्तित्व? बिल्कुल नहीं जानते। आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही जानते हैं, एक बुद्ध को जानते हैं और दूसरा जैन को जानते हैं। 62 मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जैसे कि कुछ फेमस जो संप्रदाय है, जैसे लोकायत संप्रदाय का आप लोगों ने नाम जो जरूर सुना होगा, चरवाक का, वो भी तो उस समय के समाज को सुधारने का ही प्रयास कर रहा था।
उसी तरीके से यहाँ पे ठीक है आजीवक संप्रदाय मखली घुसाल के द्वारा जो स्टेबलाइज किया था। तो वैसे बहुत सारे जो संप्रदाय थे ना कहीं देखिए उस समाज को जगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं देखिए उनकी जो विचारधारा थी, लोगों का जो एक्सेप्टेंस था पूरी तरीके से उस विचार के प्रति वो लोग आकर्षित नहीं हो पाए, जिसके वजह से ठीक है वो संप्रदाय आगे चला ही नहीं। लेकिन यहीं देखिए बुद्ध है, जैन है, तो इनके विचारों में एक समझ रहे ना गजब एक चुंबक तत्व था। जो भी बात करते थे आम जनता को ध्यान में रख के यहाँ पे बात करते थे, सही बातें यहाँ पे किया करते थे, समाज में जो मौजूद जो बुराइयाँ थी उसकी ये ठीक है बात करते थे। तो देखिए कैसे अब बुद्ध और जैन की तरफ लोगों का मूवमेंट हो रहा है, खासकर नीचे के लोगों का, वैश्य और शूद्रों का मूवमेंट बहुत अधिक हुआ, ब्राह्मणों का भी हुआ, क्षत्रियों का भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में जो हुआ वो नीचे के वर्ग के लोगों का हुआ। इसीलिए कह रहा है कि इन धार्मिक संप्रदाय के उदय में सामाजिक आर्थिक कारकों की भूमिका यहाँ पे निर्णायक रही, जिससे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत यहाँ पे समझा जा सकता है। अब साफ साफ आपने बता दिया कि भाई क्यों हुआ, ठीक है क्यों हुआ, तो सामाजिक आर्थिक कारण, एक कारण यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं होगा। आर्थिक कारण की वजह से धार्मिक आंदोलन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उस आर्थिक कारण के पीछे देखेंगे तो कहीं न कहीं सामाजिक विषमता थी, सामाजिक असमानता थी। सामाजिक असमानता अगर समान रहती तो अर्थव्यवस्था में भी इतनी दिक्कत नहीं आती। तो चलिए अब यहाँ पे जो भी बिंदु है थोड़ा सा एक करके यहाँ पे समझ लेते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे इस आंसर राइटिंग को ठीक है करने का प्रयास किया गया है। तो इसीलिए अगर आप बीपीएससी वगैरह अगर दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, ठीक है, फिर अदर स्टेट पीसीएस, तो वहाँ शब्दों की लिमिटेशन जहाँ पे अधिक लिखने होती है, तो सेंटेंस देखिए यही रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आप अपने तरीके से ठीक एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा शब्दों को खींच के आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लोहे के औजारों के इस्तेमाल की बदौलत देखिए जंगलों की सफाई होने लगी। पता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो गई। एग्जैक्ट टू डेट 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नहीं है, उसके पहले ही यहाँ पे खोज हो चुका था। इसीलिए तो इतना बड़ा गैंगेटिक प्लेन को धीरे धीरे सफाई किया जाने लगा। ऑलरेडी आर्यों के जो समझ रहे ना जो देवता अग्नि जो देवता थे, उस अग्नि के माध्यम से सारे जंगलों को यहाँ पे जला दिया जाता था। तो आपको यहाँ पे समझना है कि लोहे के औजारों के इस्तेमालों की बदौलत जंगलों की सफाई यहाँ पे होने लगी, खेती बाड़ी सब होने लगी, बड़ी बड़ी बस्तियाँ यहाँ पे संभव होने लगी। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, जन से जनपद बना, ठीक है, जनपद से महाजनपद बन गया, 16 महाजनपदों का उदय हो गया। उसमें मगध साम्राज्य जैसा एक जनपद के रूप में पूरी तरीके से स्टेबलाइज हुआ। तो समझना है यहाँ पे यह दौर उत्तर भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का दौर था। यहाँ बड़े पैमाने पर नए शहरों का विकास हुआ, जैसे कि कौशाम्बी हो गया। इसी तरीके से कुशीनगर, बनारस, वैशाली, राजगीर, ये सारे के सारे देखिए किसी न किसी महाजनपद के या तो राजधानी हुआ करते थे या उस समय बड़े बड़े शहर हुआ करते थे। एक तरीके से कह सकते हैं ना कि एक व्यापारिक केंद्र के रूप में धीरे धीरे ये सब यहाँ पे उभर रहा था। दूसरा है कि इन शहरों में देखिए व्यापारियों तथा शिलाकारों की भूमिका में वृद्धि हुई। अब समझना है व्यापारी और शिलाकार कभी नहीं, देखिए एक ब्राह्मण कभी नहीं उस समय जाएगा कि हम जा रहे हैं व्यापार करने। ऑलरेडी देखिए उस जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर के स्तर पे था। क्षत्रिय जो पूरी तरीके से ठीक है नीचे के लोगों को सेवा करने के लिए एक बाहुबल का यहाँ पे प्रदर्शन दे रहा था, वो क्यों जाएगा व्यापारी बन के, सोचिए। अब यहाँ पे जो व्यापारी जो बन रहा है, शिलाकार जो बन रहा है, ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे कृषि जो कार्य कर रहा है, जिसको मुख्यतः यहाँ पे वैश्यों से यहाँ पे जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, वैश्यों से जोड़ा जाता है। अब एक कृषि करेगा तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि अधिक मात्रा में जब कृषि होगी तो लगेगा कि चलो भाई धान चावल अधिक हो गया, गेहूं अधिक हो गया, हमें कहीं दूसरा भी यहाँ पे हाथ पैर मारना चाहिए। तो जब देखिए यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, जब कृषि जब अधिक होगा ना, तो कृषि अधिक होने से क्या होगा, तो गैर कृषि कर्मों को प्रोत्साहन मिलेगा। अब एक गैर कृषि कर्म क्या है, तो यही है कि लाइफ स्टाइल को जितना आसान से आसान बना सके। जैसे कि कोई बर्तन बना रहा है, कोई बढ़ई हो गया, कारपेंटर हो गया, कोई लोहार हो गया। सोचिए जब ऐसे होगा ना, तो देखिए यहाँ पे लोगों का मूवमेंट देखिए अलग अलग हो रहा है। कुछ कृषक के रूप में हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे देखिए शिल्पकार के रूप में हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे जो बीच के जो लोग होंगे, एक बिल्कुल व्यापारी के रूप में, जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली शुरुआत में कहा जाता था, लेकिन बाद में यही आगे चल के ठीक है मुद्रा विनिमय प्रणाली के रूप में स्टेबलाइज हो गया।
मैंने वस्तु विनिमय प्रणाली समझ रहे हैं ना, मैंने इसके पास अगर एक किसान है तो इसके पास अगर चावल हो रहा है, तो गैर कृषि कर्म वाला अगर इसके पास समझिए कि ये ठीक है जूता बना रहा है, सपोज करिए जूता बना रहा है, ठीक है, तो भाई दोनों क्या करेंगे कि ये भाई कृषि वाला अपना अनाज इसको दे देगा और गैर कृषि वाला अपना ये जो जूता है जो शिल्पकार है इसको दे देगा, तो दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। यही तो है ना इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, कि अगर मान के चलिए कि कोई कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये कुछ ऐसा काम कर रहा है जो इन दोनों की जरूरत नहीं है, तो फिर कैसे वस्तु विनिमय प्रणाली हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए मुद्रा विनिमय प्रणाली को लाया गया, मुद्रा यहाँ पे लाया गया, ठीक है। शुरुआत में बहुमूल्य धातु हुआ करती थी, तो ये सब ठीक है, आपको थोड़ा सीखना है, मतलब दिमाग बिल्कुल खुल के रहना है। तो इन शहरों में देखिए व्यापारियों तथा शिल्पकारों की भूमिका में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्य वर्ण के सामाजिक महत्व में वृद्धि हुई। अब समझना है सामाजिक महत्व में वृद्धि हो रही है, समझ रहे हैं ना, क्यों हो रही है? तो उसके पीछे कारण है इकोनॉमिक। ये सारा जब एक्टिविटी कर रहा है जब वैश्य वर्ग, तो इसके पास पैसा आ रहा है, सीधी सी बात है, धन संसाधन इकट्ठा हो रहा है, तो क्या अंदर से फायर नहीं होगा? मैंने वो एक शब्द का मैंने यूज किया था, इकोनॉमिकली साउंड किया है, ठीक है, अपने अधिकारों के प्रति, कि देखो भाई इतना हम मेहनत कर रहे हैं, कर वगैरह सब टैक्स वगैरह सब हम ठीक है शासक को दे रहे हैं, ब्राह्मण को यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन हमें समाज में जो ओहदा मिलना चाहिए, जो दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं था। और बिल्कुल इसको फ्रांस की क्रांति से आप जोड़ सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति, ठीक है, मैंने फ्रांस की क्रांति के लिए बोला जाता है कि किसान अपनी स्थिति से खुश थे, लेकिन अपनी सामाजिक स्थिति से खुश नहीं थे, जो उनको बिल्कुल ही एक अविशेष अधिकार वर्ग में रखा गया था। तो बिल्कुल आप देखिए फ्रांस की क्रांति से अगर को रिलेट करेंगे तो यहाँ पे जो वैश्य जो वर्ग है ये बिल्कुल वही मिडिल रोल का, ठीक है, मिडिल वर्ग का यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। जैसे फ्रांसीसी क्रांति में वहाँ के लोगों ने, मैंने वहाँ का जो मिडिल वर्ग था ना, मैंने एक किसान के रूप में जो लोग थे यहाँ पे, इंजीनियर डॉक्टर जो भी वहाँ पे थे उस समय हुआ करते थे, तो दोनों को आप को रिलेट करके भी लिखेंगे तो और इम्प्रेसिव आंसर होगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, थोड़ा सा सिलेबस कवर करने के बाद आंसर राइटिंग करेंगे ना तो आप एक दूसरे से इंटरलिंकिंग कर पाएंगे, यहाँ की चीज़ों को वहाँ, वहाँ की चीज़ों को यहाँ। यही तो चाहता है सिविल सर्विस कि आप एनालिसिस करें अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्राह्मणवादी जो समाज एवं साहित्य में वैश्य वर्ग के कार्यों को यहाँ पे तुच्छ समझा जाता था। देखिए यहाँ पे इस साहित्य में इनका कोई, साहित्य में वैश्य वर्ग के कार्यों को तुच्छ समझा जाता था, परिणामतः वह अन्य धर्मों के प्रति उन्मुख हुए। कि देखो मैंने इनको वैल्यू ही नहीं दी। कोई भी काम करें ना, ऐसे सोचिए आप कोई भी कितना भी अच्छा आप मेहनत कर ले, सामने वाले आपको हमेशा गिराने में लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? पहले तो प्रयास करेंगे भाई और बेटर एन बेटर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फाइनली जब लगेगा कि भाई ये हमें भाव ही नहीं देने वाला है, तो फिर आप क्या करेंगे? कन्नी काट लेंगे, दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, दूसरे की यहाँ पे तलाश करेंगे। ठीक यही हुआ जब देख रहे हैं ये लोग, वैसे लोग कि भाई हमें ब्राह्मण धर्म में वैल्यू मिल ही नहीं रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा मिल ही नहीं रहा है, तो हमें दूसरे धर्म की तरफ यहाँ पे उन्मुख होना चाहिए। परिणामतः वे अन्य धर्मों के प्रति यहाँ पे उन्मुख हुए और महावीर तथा देख पा रहे हैं बौद्ध धर्म के उत्थान में वैश्य वर्ण का व्यापक यहाँ पे समर्थन रहा, नो डाउट। देख पा रहे हैं ना महावीर, और ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म, ठीक है, मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो मेन तो कारण यही है ना कि इन लोगों ने उस समाज मैंने इन लोगों ने, ठीक है, उस मौजूदा समाज में जो भी बुराइयां थी उसको ये लोग उजागर करने के लोग प्रयास किया अपने, ठीक है, विचारों के माध्यम से, या फिर ऐसे ऐसे इन लोगों ने विचार दिया। देखिए ऐसे ऐसे इन लोगों ने आइडियोलॉजी अपना खड़ा किया पूरी तरीके से कि मोक्ष की प्राप्ति, ब्राह्मण धर्म का सबसे अधिक जो देखिए यहाँ पे बल था मोक्ष की प्राप्ति को लेके, कि मोक्ष प्राप्ति का अलग अलग यहाँ पे साधन बताया गया था। वहीं देखिए बुद्ध और जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के साधन को लेके बहुत हद तक देखिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला दिया, ठीक है, कोई यहाँ से समस्या ही नहीं रहा। कितना आसान हो गया, देखिए लोग भर भर के आने लगे यहाँ पे, ठीक है। पशुवध में कमी के कारण कृषि अर्थव्यवस्था यहाँ पे मजबूत हुई, क्योंकि आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जब महाजनपदों का उदय हो रहा था तो बड़ी मात्रा में देखिए युद्ध वगैरह हो रहा था। इसीलिए तो मगध साम्राज्य देखिए इतना बड़ा हो गया, युद्ध कर करके तो हुआ, इतने सारे शासक उसमें हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ठीक है, तो सब तो यहाँ पे युद्ध करते गया सब। तो युद्ध में तो देखिए पशु जो धन है यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में उनकी भी गो हत्या वगैरह बड़ी मात्रा में यहाँ पे हुआ करती थी। लेकिन वहाँ तक देखेंगे तो ये लोग धीरे धीरे लोग आइडेंटिफाई करने लगा,
ध्यान रखिएगा कि किस पशु को यहाँ पे मारना है, किस पशु को नहीं मारना है, खासकर एग्रीकल्चर को लेके। तो देखिए, पशु वध में कमी के कारण कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। चूंकि लोहे का खोज तो हो गया, लेकिन उस लोहे के फाल को, हल को जोतने के लिए मनुष्य कंधों में कितना लेके चलेगा, सोचिए। पशुओं को यहाँ पे लाया गया, तो पशु वध में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कमी हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन के सामने आया, ठीक है। आर्थिक कारण की वजह से धीरे धीरे, ठीक है, आर्थिक संपन्नता ही आपको दिखाना है नीचे के वर्ग के लोगों को, तभी तो ये अल्टरनेट की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धर्मशास्त्र पर, सूद पर, समझ रहे हैं ना, इंटरेस्ट पर लगाए जाने वाले धन को निकृष्ट कार्य बताया गया। साथ ही इसमें ऐसे व्यक्तियों की भी आलोचना की गई जो सूद पर जीवित रहते हैं। यही कारण है कि वैश्यों ने नए धार्मिक आंदोलन को पूरी तरीके से समर्थन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, ठीक है, समझिए आज पूरा का पूरा जो दुनिया है इसी व्यापारिक वर्ग के तरफ यहाँ पे आकृष्ट हो रहा है। हर जगह देखिए यहाँ पे शेयर मार्केट हो गया, ठीक है, या फिर शेयर मार्केट से लेकर जो भी बैंकिंग सिस्टम है, पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है इसी सूद पर ही तो टिका हुआ है आज। इस सूद को हटा दीजिए, बैंकिंग सिस्टम में धड़ाम हो जाएगा पूरी तरीके से। क्रेडिट कार्ड के बिल से लेके, ठीक है, मिनिमम बैलेंस से लेके इतना सारा इंटरेस्ट है उसमें आपकी, मतलब अगर आप यूज करते होंगे तो भले बात ही आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है देखिए इसी पे यहाँ पे टिका हुआ है आज का वर्तमान में। आज तो कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई सूद लेना पाप है, होता है ऐसे, ठीक है। जो है पुराने जो लोग हैं कितने बार बोल देते हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा ना तो लेने से भी वो नहीं चुकेंगे। तो यही तो चीज़ है यहाँ पे आपको समझना है कि धर्मशास्त्रों पर, सूद पर लगाए जाने वाले धन को निकृष्ट कार्य बताया गया। साथ ही इसमें ऐसे व्यक्तियों की भी आलोचना की गई जो सूद पर जीवित रहते हैं, अर्थात यहाँ पे वैश्य वर्ग के लोगों को। यही कारण है कि वैश्यों ने नए धार्मिक आंदोलन को पूरी तरीके से समर्थन देना शुरू कर दिया। और किसी भी समाज में देखिए इनकी जो पॉपुलेशन है हमेशा से ही देखेंगे, शुरुआत से ही तो अच्छी खासी मात्रा में रही ही रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे जो आर्थिक गतिविधियों की वजह से देखिए नया धार्मिक जो खड़ा हो रहा है, यही है देखिए सिविल सर्विस की खासियत। पूरा नहीं पूछा कि नए नवीन धर्म, माने नए धर्म के उदय के पीछे के कारणों की विवेचना कीजिए, दुनिया भर का कारण हो जाता, ठीक है। एक ही चीज़ को देखिए इसने पूछ लिया कि आप बताइए कि आर्थिक कारण की वजह से, ठीक है, नए धर्म का उदय कैसे हुआ। तो क्या अब यहाँ से प्रश्न एक उठता है कि क्या बाकी कारणों को छोड़ दें। देखिए बाकी कारणों को छोड़ नहीं सकते हैं आप। एक तो है कि यहाँ पे आप शॉर्ट में लिखें यहाँ पे, ठीक है, सामाजिक कारण को भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं बस इतना ही नहीं था बल्कि सामाजिक कारण के चलते ही ये सब हुआ, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे निष्कर्ष पे यहाँ पे प्रयास किया हुआ डालने का, ताकि उपरोक्त, ठीक है, मैंने जो आपका आंसर है पूरी तरीके से प्रभावित हो जाए, मैंने प्रभावी हो जाए, ठीक है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि वैदिकोत्तर काल के, ठीक है, अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों ने भारत में नए धार्मिक आंदोलन को यहाँ पे जन्म दिया। लेकिन देखिए यहाँ पे दिया है, किंतु केवल आर्थिक कारण ही उन आंदोलनों के लिए उत्तरदायी नहीं था। वस्तुतः तत्कालीन समाज में उपजे अंतर विरोधों के कारण भी नए धर्म की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। प्रचलित वर्ण व्यवस्था ने केवल ब्राह्मण वर्ण के वर्चस्व ने अन्य वर्णों को विरोध के लिए प्रेरित किया। यही कारण था कि बौद्ध तथा जैन धर्म की प्रणेता भी क्षत्रिय वर्ण से यहाँ पे संबंधित है। अब यहाँ पे मैंने शुरू में बताया हुआ था कि बौद्ध और जैन कहीं और से नहीं निकले थे बल्कि क्षत्रिय से ही निकले हुए थे। सामाजिक प्रतिष्ठा देखिए बौद्ध और जैन कितना ऊपर चले गए, बिल्कुल ब्राह्मण वर्ग की कैटेगरी में पूरी तरीके से वे आ गए, बिल्कुल ऊपर यहाँ पे चले गए। आज देखिए पूरी जो दुनिया है उनको, ठीक है, मानती है, बिल्कुल भगवान के रूप में ही मानती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। एनसीएन का जब मैं क्लास लूँगा, मेंस का क्लास लूँगा ना, ये सब टॉपिक इतना इंटरेस्टेड है कि एक बार आप करेंगे ना तो ज़िंदगी भर आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। हर जगह से मैं को रिलेट करके आपको स्टडी करा दूंगा, सारी की चीज़ें आपको क्लास में ही क्लियर हो जाएगी। और उस तरह के अब ऐसे जब प्रश्न आएंगे ना तो आपको लगेगा भाई ये तो मेरे लिए एकदम बाएं हाथ का खेल है, आसानी से आप उसको डील कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बीए का एग्जाम नहीं, बहुत अधिक तथ्यों को जमवाड़ा नहीं लगाना होता है। जितना बढ़िया से, ठीक है, वर्तमान को ध्यान में रख के आप एनालिसिस करेंगे, आंसर आपका उतना प्रभावी होगा, एग्जामिनर भी उतना ही खुश होगा, नंबर भी आपको उतना अच्छा मिलेगा। तो आज का प्रश्न है देखिए, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न मैंने उठाया हुआ है, थोड़ा सा इसको आपको सोचना है, अच्छे से लिखने का प्रयास करना है।
आज़ादी के बाद भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल कर ली है। इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं? अब यहाँ पे आपको आज़ादी के बाद की चीज़ें हैं, अच्छे तरीके से सोच समझ के इसको ठीक है लिख के कोशिश कीजिए, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कीजिए। थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। देखते हैं कि आप कितना सोच पाते हैं, कितना लिख पाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो शेयर करते रहे, अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर करवाएं।